दोस्तों आप सबका स्वागत है सर आपका अपना YouTube चैनल इसके साइंस क्लासेस पे। और आज हम आप सबके लिए सर लेकर का एक बहुत ही बड़ा विस्फोटक सर, क्योंकि आपको इसको देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि ये कितना बड़ा विस्फोटक होने वाला है सर। मैं तो कहूँगा ना सर कि सीधे आपके एग्जाम के पैटर्न पर तो आपके सारा क्वेश्चन है ही है सर। जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन मैंने डाला। तो आपका टोटल 90 क्वेश्चन है सर, जिसमें आपको 30 क्वेश्चन फिजिक्स का है, फिर 30 क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री का है और 30 क्वेश्चन आपका मैथ का है सर, जो कि आपके एग्जाम के पैटर्न पर है सर। और सारा क्वेश्चन आपको जितना देर टाइम देता है एग्जाम सर उतना ही देर आपको टाइम यहाँ पे भी मिलेगा सर। और आप सबसे पहले अपना कमेंट में जरूर राय बताना सर, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि सर आज का यूट्यूब पे सबसे बड़ा महा धमाका होने वाला है सर। क्योंकि आज तक तो कहा जाता था सर, एक ही बार कहा जाता था, आज तक एक ही बात कहता था लोग क्या कि बेहतर शिक्षा पाने की बात करें या बेहतर रिजल्ट की बात करें तो मात्र यूट्यूब पे एक ही विकल्प है, जिसका नाम है इसके साइंस क्लासेस है सर। और आज मैंने आप सबके लिए सर एक बहुत ही बड़ा धमाका है सर, क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन को सेट करने में ना, ये सब क्वेश्चन को सेट करने में हमको इतना टाइम लगा ना सर कि मैं बता नहीं सकता हूं सर। आइएगा सर थोड़ी सी क्वेश्चन की दुनिया में सर, इससे पहले कि क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, थोड़ी सी क्वेश्चन के बारे में सोचिएगा सर। आएगा क्वेश्चन कह रहा है ना सर, क्या कह रहे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका इंजन न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित है। अच्छा, इससे पहले कि सर जितना क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं ना उसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा सर, मैं आपको बता देना चाहता हूं। चलिए आइएगा सर, देखिए सबसे पहले पॉइंट है ना सर कि आपका यहाँ पे एक टेलीग्राम दिख रहा होगा सर। ये टेलीग्राम आपको किस लिए सर, ये टेलीग्राम आपको ऑल पीडीएफ के लिए सर। जितना भी क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ सर सारा पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा सर। टेलीग्राम पे आपको जाना है और आपको सर्च करना है @संदीप7295। आपको मेरा आईडी को ज्वाइन कर लेना है सर। वहाँ पर आपको पूरा पीडीएफ ऑल वीडियो आपको पूरा मिल जाएगा सर। और दूसरी बात तो ये है ना सर कि आप अगर टेलीग्राम के बारे में कुछ नहीं जानते सर, ये व्हाट्सएप नंबर पे आपको ग्रुप में ज्वाइन होने का मन है तो ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं सर। लेकिन मैं कहूँगा सर टेलीग्राम को ही आप ज्वाइन कर लीजिए सर, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप को अगर ज्वाइन करना है या टेलीग्राम को आपको ज्वाइन खुद से कर लेना है सर। देखिए ग्रुप का या व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम को ज्वाइन करने का सबसे बेहतर फायदा ये है ना सर कि मेरा प्रयास रहेगा कि आपके आधा घंटा पहले आपके पास मैं एग्जाम सेंटर पे कुछ क्वेश्चन भेज दूँ सर, है ना सर। तो सीधे मैं आपको लेकर के चलता हूँ सर। और अगर ग्रुप में ज्वाइन होना है व्हाट्सएप ग्रुप में सर तो आपको लिख करके मैसेज करना है, पॉलिटेक्निक स्टूडेंट बॉय हैं तो बॉय, गर्ल हैं तो गर्ल, है ना सर। देखिए सबसे पहले पॉइंट है सर कि आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब तो करना बनता है भाई, ये तो करना बनता है भाई, क्योंकि मैंने 1.5 घंटा मेहनत किया सर तब जाकर के ये वीडियो पूरा तैयार हुआ सर। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैंने छाटा सर, ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैंने आपके लिए लाया हूं जो शायद आज तक कोई नहीं करवाया होगा। और सीधे आपके एग्जाम से पैटर्न पे नहीं, एग्जाम वाला क्वेश्चन से डायरेक्ट मेरा क्वेश्चन का रिलेशन है सर। तो इसे चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाए। फेसबुक को भी ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी को भी ज्वाइन कर सकते हैं सर। सीधे मैं आपको लेकर के चलता हूं क्वेश्चन की दुनिया में। चलिए आइएगा सर, देखिए सबसे पहले पॉइंट है ना सर, क्या कह रहा है निम्नलिखित में से किसका इंजन न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित है। अच्छा, न्यूटन का तृतीय गति नियम क्या बोलता है कि जब एक्शन टू द एवरी रिएक्शन बोलता है ना, एक्शन इज द एवरी रिएक्शन, मतलब जिस वस्तु पे अगर हम फोर्स लगा रहे हैं तो वो वस्तु भी हम पे उतना ही फोर्स लगाएगा। तो रॉकेट का इंजन न्यूटन के तृतीय गति नियम पे कार्य करता है। आप सब जरूर अपना कॉमेंट में जवाब देना सर कि मेरा कितना एवरेज रहा सर, मैंने फिजिक्स में कितना क्वेश्चन बना पाया हूँ आपका सेट से, केमिस्ट्री में कितना क्वेश्चन बना पाया हूं आपका सेट से, मैथ में कितना क्वेश्चन बना पाया हूं आपका सेट का सर। तो ये चीज आप जरूर कमेंट में करना सर, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अभी आपको कितना मेहनत करने की जरूरत है सर, है ना सर। तो आप सब अपना जरूर कमेंट में जवाब दे सर कि ऑप्शन किसका क्या होगा। कारण निम्नलिखित में किसका इंजन न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित है। तो रॉकेट का जो इंजन होता है ना वो न्यूटन के तृतीय गति नियम पर आधारित है। और पानी उनी खाना उना खा करके टंच रहना चाहिए, क्योंकि आपको बैठना पड़ेगा सर। कारा हजामत बनाने के लिए व्यवहार किया जाता है। अरे भाई, कारा हजामत बनाने के लिए व्यवहार किया जाता है, कमेंट में धक्का धक ठोक। चल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक के बटन को प्रेस करो सर और दोस्तों को शेयर कर दो। हाँ, कहता हजामत बनाने के लिए व्यवहार किया जाता है किसका। अरे हजामत का नाम आता है तो भक्षना नाम लेना अवतल दर्पण का। हाँ, तो हजामत बनाने के लिए व्यवहार किया जाता है अवतल दर्पण का। ये 90
क्वेश्चन का बहुत ही बड़ा मुहिम है मेरे दोस्तों। कहता है ना कि सपना के पाने के लिए समझदार नहीं पागल बनना पड़ता है। कहता है यदि किसी लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो इसका दोलन काल। अच्छा, लोलक की लंबाई 4 गुनी। अब देखो, लोलक की लंबाई 4 गुनी, कितना गुनी कह रहा है? 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक की लंबाई 4 गुनी, तो दोलन काल आधा हो जाएगा। कितना गुनी? 2 गुनी। फिर से सुन लेना मेरे मोहतरमा, फिर से सुनो। हाँ, क्या तो कहेगा, जब लोलक कह रहे हैं 4 गुनी, कह रहा लोलक कह रहा है 4 गुनी, तो हमारा दोलन काल इसका आधा 2 गुना हो जाएगा। ठीक ना? अगर कहता दोलन काल 2 गुनी तो लंबाई हो जाएगा, लोलक की लंबाई हो जाएगा 4 गुनी। ठीक ना? आइएगा सर, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरे मोहतरमा, थोड़ी सी क्वेश्चन पे गौर करना सर। क्वेश्चन कह रहा है ना कि जब जब तुझको देखूं तो, अच्छा कह रहा है ना कि पानी एवं शीशे के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 और 3/2 है। देखो इधर 4/3 और कितना है सर जी आपका? 3/2 है। अच्छा यही ना रे, 4/3 और 3/2 है। तो देखो कुछ नहीं करना है, 4/3 है ना और 3 बट्टा कितना है? 2 है। तो आपको एक ही वो काम करना है, पानी का अपवर्तनांक कितना है? 4/3। और शीशे का अपवर्तनांक कितना है सर जी? 3/2। तो शीशे का अपवर्तनांक 3/2, यही ना है। शीशे का अपवर्तनांक कितना है? 3/2। और आपका पानी का अपवर्तनांक 4/3 और 3/2। इसको पलट दो, आने हो जाएगा सर जी आपका, ऐसे देखो करो, ऐसे करो, 4/3 आइएगा सर। देखिए मैं इसको आपको शॉर्टकट में ही बना देता हूं सर। क्या पूछा यहाँ पे? कह रहा है ना, यहाँ पे क्या कह रहा है? कह रहा है यहाँ पे कह रहा है पानी 4/3 है। किसके सापेक्ष पूछा? शीशे के सापेक्ष। जिसके सापेक्ष पूछेगा उसको ऊपर में रखना, ठीक ना? जिसको सापेक्ष पूछेगा इसको ऊपर में रखना, 3/2 होगा। और फिर पानी का अपवर्तनांक कितना है? 4/3 है। फिर बट्टा कर देना, 4/3 यानी 3/2। अब बट्टा में करेंगे कितना? बट्टा में करेंगे सर 4/3। तो ये 3 गुना में नीचे आपका चला जाएगा ऊपर गुना में, यानी 3 तिया 9/4 दूनी 8, यानी कितना हो जाएगा? 9/8। और ऑप्शन नंबर आपका सर कितना? आपका ऑप्शन नंबर सी। ये हल्का क्वेश्चन है सर, आपको नॉर्मल क्वेश्चन है सर, बहुत ही हल्का क्वेश्चन है। आइएगा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरे मोहतरमा? क्वेश्चन कह रहा है ना रे, कह रहा है क्या? देखिए कह रहा है क्वेश्चन बड़ी अच्छा है सर। क्वेश्चन क्या कह रहा है? किधर गया? ला 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 आएगा सरकार है ना, रेडियो एक्टिव वक्ता पदार्थ में उत्सर्जित कण है। रेडियो एक्टिवक्ता पदार्थ से उत्सर्जित कण है कौन? अच्छा अब सोचो, क्वेश्चन तो मजेदार है। हाँ सर आएगा। तो क्या कह रहा है ना, कह रहा है ना आप यहाँ कहाँ गए? तो हमारा कह रहा है रेडियो एक्टिव पदार्थ से उत्सर्जित कण है, तो हमारा ये होगा नाभिक से उत्सर्जित आवेशित कण। यानी ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा सर? सी हो जाएगा। अगर ये 90 क्वेश्चन का मुहिम नहीं रहता ना सर, तो आपको मैं क्वेश्चन को भी डील कर सकता था अच्छी तरीका से। आएगा सर, लेकिन सर डील करने का फिर मरेंगे सर। मैं तो आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ और आपको मैं आंसर भी बता रहा हूँ, और प्रयास रहेगा मेरा कि सर आपको इतना अच्छा से समझा दूँ ताकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आवे तो आपसे छूटे नहीं। आएगा सर, कह रहा है ना मेरे मोहतरमा, क्योंकि सर मैंने पिछले साल इतना कम समय में पढ़ाया और सबसे बेहतर रिजल्ट दिया सर। मैं नहीं बोल रहा हूँ सर, वो मेरे बच्चे बोलते हैं और ये बच्चे का रिजल्ट बोलते हैं सर। आइएगा, कह रहा है क्या? कह रहा है प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाते हैं, इसका कोटिमान होगा। अगर प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहते हैं, है ना? प्रकाश वर्ष द्वारा 1 वर्ष में तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहते हैं, इसका कोटिमान होगा 10⁻13 किलोमीटर। 10⁻13 किलोमीटर, ठीक ना सर? फिर से गौर करना क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहते हैं, इसका कोटिमान होगा 10⁻13 किलोमीटर। आएगा सर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है सर? थोड़ी सी गौर करना, ज़्यादा गौर करोगे जाओगे खोपचा में, मेरे जो कोई नहीं चांस है। आइएगा सर, क्या कह रहा है? कह रहा है ना जी कि स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की गति तथा स्थितिज ऊर्जाएं बढ़ती है, संपूर्ण आंतरिक ऊर्जाएं बदलती है। गतिज ऊर्जा बढ़ती है तथा स्थितिज ऊर्जा घटती है। गतिज ऊर्जा घटती है, स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। अच्छा अब सोचो पहले क्वेश्चन को, क्या है? स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु,
इसमें गतिज ऊर्जा बढ़ती है, गतिज ऊर्जा बढ़ती है बट स्थितिज ऊर्जा घटती है। अगर स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु है तो ऐसे केस में उसमें गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाती है, घट जाती है। आएगा सर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे मोहतरमा, अगला क्वेश्चन क्या रहना कि एक आएगा सर क्या कह रहा है, कह रहा है एक स्वित्र द्विभुज का आवर्तकाल कितना है, 0.00 कितना है सर जी आपका 4 है। कह रहा है सेकेंड है तो उसकी आवर्ती होगी। अच्छा देखो यहाँ पर ये सोचना आवृत्ति बराबर आवृत्ति बराबर होता है 1/, कितना आवर्त, 1/, आवर्त कितना सेकंड दिया हुआ है सर, समय आपका 1/, समय होता है 1/t होता है, समय कितना दिया हुआ है तो 1/, नीचे समय की जगह कितना हो जाएगा 0.004। यहाँ पर पॉइंट को काटोगे, यहाँ पर कितना 1000 डाल दो, यहाँ पर 4 से काटोगे 1000 के तो 250 बार में कट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा सर आपका 250 HZ। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा सर, कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मेरे मोहतरमा। समझ में आया कि नहीं आया, अरे आया रे, अरे आया रे, अरे आया 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 रे, आया रे आया रे आया रे। हाँ क्या कह रहे है ना, कहाँ गया क्वेश्चन अगला, क्या कह रहा है यंग के गुणांक का मात्रक क्या है, यंग के गुणांक का मात्रक क्या है तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ये क्वेश्चन सर आपके एग्जाम में आने की संभावना है। यंग के गुणांक का मात्रक क्या है तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। यंग के गुणांक का मात्रक क्या है तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। हाँ ऑप्शन नंबर ए। अगला कार्य किसी परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं, तो किसी भी परमाणु के नाभिक में जो होते हैं वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। क्योंकि सर नाभिक जो होता है ना इस तरह से देखो होता है, ये नाभिक इस तरह से यहाँ पे है तो नाभिक में पॉजिटिव चार्ज होता है, तो नाभिक में यहाँ पर जब ये पॉजिटिव चार्ज होता है, जब यहाँ पे नाभिक में पॉजिटिव चार्ज होता है तो प्लस प्लस किसका होता है, न्यूट्रॉन का पॉजिटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है ना, दोनों का चार्जेज पॉजिटिव होता है। इसलिए सर नाभिक के किसी परमाणु के नाभिक के कण में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं, ठीक ना। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। किसी परमाणु के नाभिक कण में नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ आना, अगला कह रहा है 1.5 वोल्ट वाले सेल में 15 ओम का प्रतिरोध जुड़ा हुआ है तो धारा का मान होगा, अरे भाई क्या होगा रे, अरे भाई है ये सब क्वेश्चन अब बनाएगा ना कर सदियों ने होगा। हाँ शादी करने का मन है ना रे, बढ़िया बढ़िया बीवी लाने का मन है ना रे, तो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन से मुलाकातें करो। हाँ कल ही है मम्मा इनको खोजेगा। देखो इधर कह रहा है 1.5 वोल्ट वाले सेल में 15 ओम का प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। अच्छा वोल्ट कितना है सर तो 1.5 वोल्ट है, इसका मतलब भी बराबर हो गया 1.5 वोल्ट। अब क्या कर रहे 15 ओम का प्रतिरोध, इसका मतलब आर बराबर कितना हो गया 15 ओम हो गया। अब पूछा क्या तो धारा, किसका पूछा, धारा का मान पूछा, धारे ना पूछा, आई पूछा। आई बराबर क्या होता है सर जी, तो आई बराबर होता है भी बट्टा आर, आई बराबर होता है भी बट्टा आर। यहाँ पे भी का वैल्यू कितना है 1.5, 1.5 बट्टा आर की वैल्यू कितना है 15। ये यहाँ से काट दो नीचे हो जाएगा कितना 10, यार ये पॉइंट काटेंगे नीचे 10 हो जाएगा, 10 से गुना हो जाएगा 15 से 15 गया खोपचा में 1/, कितना हो गया 10, 1/10 का आने का मतलब 0.1 एम्पियर, 0.1 एम्पियर, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी होगा सर। यहाँ तक कोई दिक्कत, अरे दिक्कत है इसमें, अगर दिक्कत है तेरा शादी में दिक्कत होगा पक्का। कह रहा है 1.5 वोल्ट वाले सेल, 1.5 वोल्ट वाले सेल में 15 ओम का प्रतिरोध जुड़ा हुआ है तो धारा का मान होगा 0.1 एम्पियर, ठीक ना। ज़्यादा दोबारा तो रिपीट नहीं कर सकते सर क्योंकि ये सेट है ना, ये क्या है सेट है, आइएगा सर सेट है तभी तो बाद में भेंट होगा एग्जाम सेंटर पर ऐसे ऐसे क्वेश्चन से। हाँ आइए 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 जी, आइए ना जी, आइए ना जी। कहता है दो समांतर तारों में यदि धाराएं विपरीत दिशा में है तो प्रवाहित, अच्छा विपरीत दिशा में प्रवाहित हो तो उनमें अच्छा क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, आकर्षण होगा, ना आकर्षण होगा ना प्रतिकर्षण होगा, चुंबकीय क्षेत्र निरस्तर हो जाएगा। अच्छा देखो क्या बोला, सबसे पहले ये सोचो ना, इसका क्वेश्चन पे गौर करो, क्या बोला क्वेश्चन, कह रहा है ना कि दो समांतर तारों में यदि धाराएं विपरीत दिशा में प्रवाहित हो तो उनमें
प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। यदि दो समांतर तारों में यदि धाराएं विपरीत दिशा में प्रवाहित हो तो उनमें प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। आइएगा सर, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे मोहतरमा? कह रहा है जल पर बर्फ का टुकड़ा तैरता है, क्या होगा? चलो जल्दी ऑप्शन में जवाब दो सर, क्योंकि मैंने ये सब क्वेश्चन करवाया था, ये सब क्वेश्चन मैंने करवाया था सर। कह रहा है ना कि जल पर बर्फ का टुकड़ा तैरता है, क्योंकि क्योंकि बर्फ का घनत्व जल से कम होता है। कहाँ गया? बर्फ का घनत्व जल से कम होता है सर। हाँ, बर्फ का घनत्व जल से कम होता है, यही कारण है कि जल पर बर्फ का टुकड़ा तैरता है। ठीक ना? कह रहा है जल पर बर्फ का टुकड़ा तैरता है क्योंकि बर्फ का घनत्व जल से कम होता है। ठीक ना? बर्फ का घनत्व जल से कम होता है। आप सब अपना अपना जवाब जल्दी जल्दी कॉमेंट में करो, नहीं करेगा सबके मारेंगे, सबका शादी ब्याह होने हम नहीं देंगे। हाँ, केकरो शादी ब्याह ना होगा। कह रहा है 2 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु की गतिज ऊर्जा 25 जूल है, इसका संवेग क्या होगा? कह रहा है 2 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु की गतिज ऊर्जा 25 जूल है। कितना है? गतिज ऊर्जा 25 जूल है, यानी 1/2 mv² का फॉर्मूला लगा दो, क्वेश्चन धकाधक आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर 1/2 क्या लगा दो? mv² लगा करके सर इसका आंसर आप सब जरूर कमेंट में करना सर इसका आंसर क्या होता है। इसका आंसर हालांकि 10 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होगा। ठीक ना? इस पर फॉर्मूला लगाना, काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला लगाना, 1/2 mv² का फॉर्मूला लगाना, इसका आंसर चटनिया जैसा आ जाएगा, जिसका आंसर होगा 10 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। जिससे नहीं बनेगा कॉमेंट में करना सर, मैं आपका जवाब निश्चित रूप से सेट प्रैक्टिस में डाल दूंगा फिजिक्स के न्यूमेरिकल में। ठीक ना? आइए सर, अगला क्या कह रहे? कह रहा -40 डिग्री फ़ारेनहाइट का मान डिग्री सेल्सियस में होगा, तो -40 डिग्री सेल्सियस होगा। आइएगा सर, अगला क्या कह रहे? कह रहा यदि दो आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए, यदि दो आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल हो जाएगा। अच्छा, आवेशों के बीच की दूरी आधी तो लगने वाला बल 4 गुना। हाँ, मार देना ऑप्शन 4 गुना सर। कहेगा दो आवेशों के बीच की दूरी आधी तो उनके बीच का बल 4 गुना हो जाएगा। कितना गुना? 4 गुना। चलिए सर, अगला क्वेश्चन कह रहा पानी एवं कांच के अपवर्तनांक क्रमशः इतना और इतना है, तो पानी का कांच के सापेक्ष क्या होगा? पानी का कांच के सापेक्ष क्या होगा? पानी का कांच के सापेक्ष क्या होगा? पानी का कांच के सापेक्ष तो 4/3 है, बटा कर दो 3 कितना 2, ये 2 नीचे चला जाएगा, ऊपर हो जाएगा 4 दूनी 8, और ये 3 तिया कितना हो जाएगा 9, यानी 8 कितना 9 आंसर हो जाएगा सर। समझ में आया रे कि ऊपर ऊपर जा रहा है? दे कितना होगा 9, यानी 8/9, ऑप्शन नंबर डी सर। आइएगा सर, अगला क्वेश्चन देखिएगा और न्यूमेरिकल ही है सर। क्या कह रहा है? 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस की क्षमता होगी। अच्छा, कह रहा है 10 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर? 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस की क्षमता होगी। अच्छा, ये फोकस कितना है? 10 सेंटीमीटर। फोकस कितना है? 10 सेंटीमीटर है। ठीक ना? ये 10 सेंटीमीटर में अगर 100 से भाग दे देंगे तो ये क्या चीज़ में बदल जाएगा? मीटर में बदल जाएगा। 1 0 से 1 0 खत्म हो गया, यानी आ गया 1/10 मीटर, यानी फोकस हो गया 1/10 मीटर। अब पूछा क्षमता बराबर क्या होता है? P बराबर 1/f, यानी P बराबर 1/f। f की वैल्यू कितना आया है? 1/10। 10 से नीचे चला जाएगा ऊपर, यानी आंसर कितना आ गया? 10 डायऑप्टर, ऑप्शन नंबर बी। प्लस 10 डायऑप्टर होगा। ठीक ना? ऑप्शन नंबर कितना सर? बी होगा, है ना? ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा सर, अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? अगला क्वेश्चन क्या रहना जाएंगे ससुराल? कह रहा है एक गोले दर्पण से 6 सेंटीमीटर की दूर पर रखे हैं। एक गोले दर्पण से 6 सेंटीमीटर की दूर पर रखे एक बिंब मतलब वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर उसी ओर बनाता है जिस ओर वस्तु तो दर्पण का वर्धन होगा। अच्छा, अब सोचो ये 6 सेंटीमीटर क्या सर प्रतिबिंब की दूरी है। ये 6 सेंटीमीटर दूरी पर रखे पर वस्तु का दर्पण से इतना सेंटीमीटर दूरी, इसका मतलब आपका ये क्या हो गया? आपका ये हो गया u बराबर कितना? u बराबर हो गया -6 सेंटीमीटर। क्यों? ये -6 सेंटीमीटर हो जाएगा। अच्छा, हमें कितना सेंटीमीटर बनाता है? 30 सेंटीमीटर पे, यानी u बराबर -6 और आपका v बराबर -30। उसी ओर बोला है, उसी ओर बनाते हैं, इसका मतलब अवतल दर्पण है। ठीक ना? पूछा आवर्धन, तो आवर्धन बराबर क्या हो जाएगा मेरे मोहतरमा? m बराबर यानी v/u, यानी v कहते
तो सर आपका 30 है सर, ये आपका यू 6 है सर, 6 में 30 से भाग दे देंगे +5 आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अरे आवर्धन पूछा, आवर्धन कहते हैं मैग्निफिकेशन सर, आपका v बट्टा यू होता है, ठीक ना। जहाँ पे आपका v की वैल्यू 30 है और u की वैल्यू 6 है, माइनस से माइनस कट जाएगा, 6 से 30 काटेंगे, 5 बार में कटेगा, आंसर नंबर ए होगा, ठीक ना। आएगा सर कितना अभी तक सही हुआ सबका, सबका कितना अभी तक सही हुआ सर? अभी तो पूरा दुनिया बचा हुआ, अभी तो सिर्फ टेलर है, अभी फिल्म तो पूरा ला क्वेश्चन अभी बचले है रे। हाँ आइएगा सर, अगला क्वेश्चन कह रहा है ना, मैं तरमा का रहा है रे, का कहता है जब जब तुझको देखूं तो दिल घबराता है। पानी पहले पीने दे, हम थक गए अभी। हाँ चलिए जल्दी कमेंट करिए सर। कह रहा है एक प्रकाश वर्ष का मान है 10⁻16 मीटर। आप देखो सर, एक बात बताऊं आप सबको, चैनल पर नए हो सर, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अरे करना रे भाई, इतना मेहनत कर रहे हैं तो ना कर सकता है, गुरुजी कर देते हैं। हाँ जल्दी करो। अरे आशीर्वाद है यही ना, तो सबसे पैसा लेते हैं, 1 रुपया ना लेते हैं, तो यही तुम लोग का ना पैसा का दक्षिणा है जिला। यही सब चीज़ गुरु को दिया करो, तभी ना देश में ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे, तभी ना भविष्य में आगे बढ़ोगे सर। क्योंकि कहता है ना, अगर तुमको मैं अगर कहीं अगर सिनेमा हॉल में अगर कोई डांसर आ गई ना, तो तुम लोग जाकर के 1000 रुपये बुला देगा, लेकिन संदीप कुमार को सपोर्ट नहीं कर सकता है सर। क्या बात है सर, हर मास्टर को सपोर्ट करो जो मेहनत करता है, हर इंसान को सपोर्ट करो जो मेहनत करता है, तुम्हारे लिए करते हैं। हाँ अब देखो, कार्य एक प्रकाश वर्ष का मान है 10⁻16 मीटर, ठीक ना। चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगला कारा एक बल 1 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड में 1 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण उत्पन्न करता है तो बल होगा। अच्छा 1 किलोग्राम द्रव्यमान है, यानी m बराबर कितना है? रुक जाओ, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया 1 किलोग्राम द्रव्यमान है, यानी m बराबर कितना है सर जी? m बराबर 1 है। अच्छा त्वरण कितना उत्पन्न करता है? तो 1 करता है, यानी एक्सीलरेशन त्वरण बराबर भी 1 है। पूछा बल F बराबर क्या होता है? m में होता है। क्या होता है? m में होता है। दोनों का वैल्यू 1 है, m का भी वैल्यू 1, a का वैल्यू भी 1, यानी 1 गुणे 1 कितना हो जाएगा? 1 न्यूटन। कितना हो जाएगा? 1 न्यूटन, यानी 1 न्यूटन ऑप्शन नंबर कितना है? 1 न्यूटन। 1 न्यूटन ऑप्शन नंबर कितना है? तो बी नंबर ऑप्शन है, ठीक ना। क्योंकि हमको 1 किलोग्राम द्रव्यमान पिंड मालूम ही था, 1 मीटर प्रति सेकंड त्वरण मालूम ही था, तो बल हो जाएगा 1 न्यूटन। चलिए अगला क्वेश्चन सर जी, अगला कह रहा है ना, क्या कह रहा है? कह रहा है 1 एम्पियर धारा का अर्थ होता है, 1 एम्पियर धारा का अर्थ होता है क्या? 1 एम्पियर धारा का अर्थ होता है, 1 एम्पियर धारा का अर्थ होता है 1 कूलम बट्टा 1 सेकेंड। हाँ जल्दी कमेंट करो, 1 एम्पियर धारा का अर्थ होता है 1 कूलम बट्टा 1 सेकेंड रे। हाँ 1 कूलम बट्टा 1 सेकेंड। आइए सर, कारा उगते तथा डूबते सूरज के लाल होने का कारण है। मैंने ये क्वेश्चन करवाया था, इसका जवाब आप सब कमेंट करो सर। कहता है बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, जैसा मेरा प्यार है जान तुमसे किया हूँ, अब बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। जल्दी कमेंट करो ना रे, करो ना हो भाई, करा उगते तथा डूबते सूरज लाल होने का कारण क्या है? उगते तथा डूबते सूरज लाल होने का कारण है कि नीले एवं बैगनी दोनों रंगों का परिकिरण सबसे अधिक होना। नीले एवं बैगनी दोनों रंगों का परिकिरण सबसे अधिक होना, यही कारण है कि उगते तथा डूबते सूरज का लाल होने का कारण है, ठीक ना। आइएगा सर, कने गया रे कौने गया कौने गया रे कौने भाग गया क्वेश्चन अगला सबको सर। हजामती पहला क्वेश्चन आ गया ना, रुको चला क्वेश्चन कने कने भाग गया रे, ना जाने कैसे भाग गया ये क्वेश्चन। सर क्वेश्चन भाग जाता है हमरा से, हम सोचे कि हम खुद भाग जाए, क्वेश्चन भाग गया। अगला क्या करे मोहतरमा, कारण निम्नलिखित ग्रहों में से किसका अधिकतम ताप है? अच्छा कौन सा ग्रह है जो इसका अधिकतम ताप होता है? कौन सी ग्रह है जिसका अधिकतम ताप होता है? तो बुध ग्रह का अधिकतम ताप होता है। बुध से बच के रहना, ना तो कर देगा तुरंत शुद्ध है डायरेक्ट। हाँ कारण निम्नलिखित ग्रहों में से किस ग्रह का अधिकतम ताप है? तो बुध ग्रह का अधिकतम ताप है। हाँ अगला का कार्य रे, कह रहा है ना ससुराल जाएंगे। कारण निम्नलिखित ग्रहों में सूर्य
से सबसे अधिक दूर पर कौन सा ग्रह है? अच्छा, कौन सा ग्रह है जो सूर्य से सबसे अधिक दूर पर है? तो प्लाटो सबसे अधिक दूर पर है, ठीक ना। ये ग्रह जो है ना सर, प्लाटो ग्रह जो है ना सर, दूर से सूर्य से सबसे दूर पर स्थित है यही ग्रह प्लाटो, जिसका नाम है, ठीक ना। आइएगा सर, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरे मोहतरमा, थोड़ी सी अगला क्वेश्चन के बारे में गौर करना। ला 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 ला, देखो फिर घसक गया, क्या करे, घसक ये जाता है तो मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैंने तेरे प्यार में पागल भी गया। रुक जाओ, क्वेश्चन घसक गया, किधर चला गया। चलिए, ये करवाए थे अभी। आइए, कह रहा है हेलो धूमकेतु जो कि पिछली बार इतना 1986 में देखा गया था, अब दिखाई देगा कब? तो 2062 में ये दिखाई देगा, ठीक ना। आएगा सर, कह रहा है बिग बैंग सिद्धांत किसने बताया? बिग बैंग सिद्धांत किसने बताया? बिग बैंग सिद्धांत किसने बताया? बिग बैंग सिद्धांत हबेल ने बताया। किसने? हबेल ने। किसने? हबेल ने। किसने? हबेल ने। किसने? हबेल ने बिग बैंग सिद्धांत बताया था, ठीक ना। गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का एसआई मात्रक होता है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का एसआई मात्रक होता है क्या? गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का एसआई मात्रक होता है क्या? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी आएगा सर। अगला क्या कह रहा है, एक सरल दोलक का दोलन काल निर्भर करता है उसकी किस पर? एक सरल दोलक का दोलन काल निर्भर करता है उसकी किस पर? तो उसकी जो निर्भर करता है ना सर, वो किस पर निर्भर करता है सर? तो वो जो उसकी निर्भर करता है ना, वो किस पर निर्भर करता है नहीं बताऊंगा किस पर। लंबाई पर भाई, लंबाई पर। हाँ, किस पर? तो लंबाई पर निर्भर करता है। एक सरल दोलक का दोलन काल निर्भर करता है लंबाई पे, ठीक ना। आइएगा सर, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरे मोहतरमा, थोड़ी सी गौर करना। ना रुक जाओ रे, रुक जाओ। हाँ ठीक है, लंबाई पे। अगला क्या कर रहा है, कह रहा है एक गतिशील पिंड में आवश्यक रूप से नहीं हो सकती है क्या? एक गतिशील पिंड में आवश्यक रूप से नहीं हो सकती है क्या? तो आवश्यक रूप से स्थितिज ऊर्जा नहीं हो सकती है, ठीक ना। तो सर आपका फिजिक्स का 30 क्वेश्चन मैंने करवाया। अब तुम सोचो कि सर 30 क्वेश्चन में मेरा क्वेश्चन कितना सही हुआ। कमेंट करो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो सर। अब पानी उनी पी करके फिर अब चलते हैं आपको केमिस्ट्री की क्वेश्चन की दुनिया में। सर केमिस्ट्री में कैसे कैसे क्वेश्चन है, चलते हैं सर, फिर देखते हैं क्वेश्चन को, फिर सोल्यूशन करते हैं क्वेश्चन को सर। इससे पहले कि दोस्तों को शेयर कर दो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो। चलिए सर, आइएगा, देखिए सर अब क्या कह रहा है सर, केमिस्ट्री का क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है सर, कैसे कैसे क्वेश्चन केमिस्ट्री में आया है सर, वो थोड़ी सी गौर करना सर। कह रहा है ना मेरे मोहतरमा, कह रहा है ना कि नमी की उपस्थिति में सल्फर डाइऑक्साइड है। नमी की उपस्थिति में सल्फर डाइऑक्साइड है मतलब क्या? अब सोचो कि नमी की उपस्थिति में सल्फर डाइऑक्साइड जो है सर, वो एक शक्तिशाली अपचायक है, ठीक ना। फिर से गौर करना, नमी की उपस्थिति में सल्फर डाइऑक्साइड जो है एक शक्तिशाली अपचायक है। क्या है? अपचायक है। ये गौर करना, फिर से सुन लो, देखो कह रहा है क्या, नमी की उपस्थिति में सल्फर डाइऑक्साइड जो है एक शक्तिशाली अपचायक है। शक्तिशाली अपचायक है सर, ठीक ना। आइएगा, अगला क्या कह रहा है सर, थोड़ी सी गौर करना। कह रहा है जिस यौगिक से आयोडोफर्मा बना सकते हैं वह है क्या? जिस यौगिक से आयोडोफर्मा बना सकते हैं वह है मिथाइल आयोडाइड, ठीक ना। क्या है? मिथाइल आयोडाइड। आइएगा, कह रहा है जिस यौगिक से आयोडोफर्मा बना सकते हैं वह है मिथाइल आयोडाइड। चलिए सर, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरे मोहतरमा, थोड़ी सी गौर करना क्वेश्चन की दुनिया में। कह रहा है डाल्टन के परमाणुवाद के अनुसार, डाल्टन के परमाणुवाद के अनुसार, अच्छा डाल्टन के परमाणुवाद के अनुसार, क्वेश्चन देखो कितना मजेदार है। कह रहा है डाल्टन के परमाणुवाद के अनुसार, क्वेश्चन तो छूटना न गया है रे, क्वेश्चन छूट नहीं न गया है, लग तो रहा है छोटा है। रुक जा, एक क्वेश्चन लग रहा है छूट गया है।
चलिए सर ठीक है। हाँ, डाल्टन के परमाणुवाद के अनुसार, डाल्टन के परमाणुवाद के अनुसार कहाँ गया? अभी देखो क्वेश्चन ही झप गया सर, बस सब तो टेंशन ही करता है। आइए सर, हाँ, डाल्टन के परमाणुवाद के अनुसार तो आपका परमाणु अविभाज्य होता है। क्या होता है? परमाणु अविभाज्य होता है। डाल्टन के परमाणुवाद के अनुसार परमाणु अविभाज्य होता है, ठीक ना। आएगा सर अगला क्वेश्चन, देखिए इधर। अब इसका आईपीएससी नेम निकालना है सर। इसका आईपीएससी नेम आपको मैं बता देना चाहता हूँ सर। देखिए क्या कह रहा है आईपीएससी नेम किसका है? एच, अरे रुको, क्या कह रहा है? HCOOH है। HCOOH है, इसका मतलब ये हमारा होगा अम्ल होगा। ये तो कन्फर्म रूप से अम्ल होगा, लेकिन कितना कार्बन है सर? तो एक कार्बन। कितना कार्बन है? एक कार्बन। तो एक कार्बन में क्या होता है? मेथ। एक कार्बन में क्या होता है? मेथ। तो हो जाएगा मेथेनोइक अम्ल। हमारा ये तो अम्ल को बता रहा है, लेकिन कितना कार्बन? एक कार्बन। तो एक कार्बन में हमारा हो जाएगा मेथेनोइक अम्ल। आएगा सर अगला। अगला क्या करे रे पगला? पगला देखना रे बउआ, देखना रे सोना, कहता है प्यार करूँगा तो सिर्फ संडे को, अब बाकी दिन खेलूँगा डंडा। बाकी दिन क्या करेंगे? डंडा खेलेंगे। किसके साथ रे? मारेगा ना, फाड़ देगा। देखो इधर डंडा खेलेगा। हाँ आना सर। तो क्या होगा सर आपका? यहाँ पे कहाँ गया क्वेश्चन? रद्द को क्वेश्चन ने झप गया, तो मैं क्या करूँ सर? क्वेश्चन ने बड़ी जल्दी झप जाता है। ला 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 ला। चलिए सर आएगा, देखिए ठीक है सर। हाँ अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई? थोड़ी सी गौर करना क्वेश्चन की दुनिया में। कह रहा है ना कि एल्यूमिनियम धातु प्राप्त करने के लिए किस लवण का विद्युत अपघटन करते हैं? अच्छा, कह रहा है एल्यूमिनियम धातु प्राप्त करने के लिए किस लवण का विद्युत अपघटन करते हैं? तो एल्यूमिना का विद्युत अपघटन करते हैं। किसका करते हैं? एल्यूमिना का विद्युत अपघटन करते हैं। एल्यूमिना का विद्युत अपघटन करते हैं। चलिए अगला, कह रहा है आंसू गैस का सूत्र होता है। आंसू गैस का सूत्र होता है CCl3NO2। आंसू गैस का सूत्र होता है CCl3NO2, ठीक ना। आएगा सर अगला क्वेश्चन। अगला क्या कह रहा है मेरे मोहतरमा? कह रहा है आवर्त सारणी के समूह 1 और 7वां, पहला समूह और 7वां समूह के दोनों परमाणु संख्याओं के बढ़ने के साथ साथ निम्नलिखित में क्या बढ़ते हैं? अच्छा, कह रहा है आवर्त सारणी के समूह 1 और 7वां दोनों में परमाणु संख्या बढ़ने के साथ साथ निम्नलिखित में क्या बढ़ते हैं? तो परमाणु संख्या के बढ़ने के साथ साथ आपको क्या बढ़ता है? तो परमाणुीय त्रिज्या बढ़ती है। परमाणु की त्रिज्या बढ़ती है। परमाणु की त्रिज्या बढ़ती है। परमाणु की त्रिज्या बढ़ती है। ऑप्शन नंबर आपका बी। कहते हैं जब जब तुझको देखूं तो मन घबराता है, दिल नहीं मेरा, मन घबराता है। आइए सर, कह रहा है वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है किसका? एनोड का। वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है तो एनोड का होता है, ठीक ना। वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है तो एनोड का होता है, ठीक ना। आइएगा सर अगला क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है निम्नलिखित में से किसके नाभिक में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है? अच्छा आप देखो सर, नाभिक में न्यूट्रॉन पता करना है ना, तो अच्छा 2 में से 1 गया, 1 बच गया, क्योंकि न्यूट्रॉन निकालने का सिंपल कंडीशन है ऊपर वाला में से नीचे को घटा दो। 3 में से 1 गया, 2 बचा। 4 में से 2 गया, 2 बचा। यहाँ पर 1 में से 1 गया, 0 बच गया। तो पूछा न्यूट्रॉन नहीं होता है, किसके नाभिक में कोई न्यूट्रॉन नहीं है? तो हमारा इसमें कोई न्यूट्रॉन है नहीं, न्यूट्रॉन 0 हो गया। बाकी इसमें भी न्यूट्रॉन है, इसमें भी न्यूट्रॉन है, इसमें भी न्यूट्रॉन है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, क्योंकि पूछा कोई न्यूट्रॉन नहीं है, तो हाइड्रोजन के पास कोई न्यूट्रॉन नहीं है। चलिए आइएगा सर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है हमको शादी करा दो, शादी करा दो रे, शादी करा दो रे, शादी करा दो। ऐसा ग्लास जो क्या जो बसों एवं हवाई जहाज़ों के खिड़कियों में लगाया जाता है? ये मैंने करवाया था। अस्ट्रित कांच होता है ना सर, अस्ट्रित कांच होता है सर, जो मतलब बहुत अच्छा कांच होता है, जो हवाई जहाज़ और बसों की खिड़कियों में लगाया जाता है। आइएगा सर अगला क्या कह रहा है ना, पेट्रोल में दुर्गंध होती है। अच्छा, पेट्रोल में दुर्गंध होती है कौन सी? पेट्रोल में दुर्गंध होती है कौन सी?
तो आपका सोडियम के यौगिक के कारण। अच्छा, पेट्रोल में दुर्गंध होती है, क्यों? क्योंकि सोडियम के यौगिक के कारण होती है। किसकी होती है? सोडियम के यौगिकों के कारण होती है। सोडियम के यौगिकों के कारण होती है पेट्रोल में दुर्गंध होती है, ठीक ना। पेट्रोल बदबू देता है, क्यों? क्योंकि सोडियम के यौगिक के कारण होती है, ठीक ना। आइएगा आइएगा रे भाई, आइएगा रे भाई, कहाँ गया क्वेश्चन रे भाई? रुको न रे भाई, रुको न रे भाई, रुको न रे भाई, ठीक है। हाँ, आइएगा सर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या रहा है ना, क्या रहा है, निम्नलिखित में कौन पदार्थ जल में विलय है? अच्छा, कौन सी पदार्थ जल में विलय है? सोरा जल में विलय नहीं है, तुतिया जल में विलय नहीं है, नौसादर जल में विलय नहीं है, चूना पत्थर जल में विलय है। क्वेश्चन पूछा निम्नलिखित में कौन पदार्थ जल में अविलय, सॉरी अविलय पूछा है ना रे, सॉरी ये अविलय, ये विलय है, ये विलय है, ये विलय है, तो ये अविलय होगा चूना पत्थर, ठीक ना। अविलय क्या होगा? चूना पत्थर। कारा एक गैस हाइड्रोजन गैस से 1/5 गुना दर से विसरित होती है। एक गैस हाइड्रोजन गैस से 1/5 गुना दर से विसरित होती है, तो गैस का अनुभार होगा, गैस का अनुभार होगा कितना? देखो क्वेश्चन मज़ेदार है। गैस का अनुभार होगा कितना? इसका फॉर्मूला होता है 1/5 बराबर √2/m, 2/m। अब सोचो ये रूट में है, ये क्या चीज में है? रूट में, इधर आएगा स्क्वायर में, 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25 नहीं हो जाएगा 2/m, यानी m का वैल्यू यहाँ से निकालोगे, m का वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो m बराबर आ जाएगा कितना? 50। m बराबर कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा सर। m बराबर कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा, ठीक ना। आएगा सर। अगली क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, थोड़ी सी गौर करना। कह रहा है बायोगैस में मीथेन का प्रतिशत है, बायोगैस में मीथेन का प्रतिशत 65% है सर, क्योंकि बायो में मीथेन का 65% है। कितना? 65% है। बायोगैस में मीथेन का प्रतिशत है 65% है, ठीक। आइएगा सर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, थोड़ी सी गौर करना, ज़्यादा गौर करोगे रात भर नोचोगे सर। कह रहा है किस परमाणु में समान संख्या में पाए जाने वाले मौलिक कण होते हैं? कह रहा है किसी परमाणु में समान संख्या में पाए जाने वाले मौलिक कण होते हैं, तो किसमें होते हैं समान संख्या में पाए जाने वाले मौलिक कण? किसमें होते हैं समान संख्या में पाए जाने वाले मौलिक कण? तो आपका किसमें होता है? तो आपका प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में होता है समान संख्या में पाए जाने वाले मौलिक कण, क्योंकि जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, ठीक ना। इसलिए सर आपका प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन में समान संख्या में मौलिक कण पाए जाते हैं। आएगा सर अगला, जब कोई परमाणु एक इलेक्ट्रॉन खोता है, जब कोई परमाणु एक इलेक्ट्रॉन खोता है तो आयन बनाता है जिस पर आवेश रहता है कितना? थोड़ा सा नज़र इधर उधर करते हैं, क्वेश्चन गलत पड़ जाते हैं। कह रहा है जब कोई परमाणु एक इलेक्ट्रॉन खोता है तो आयन बनता है जिस पर आवेश होता है तो +1 आवेश होता है। कितना आवेश होता है? +1 आवेश होता है। प्लस कितना? +1 आवेश होता है। आइएगा सर अगला क्वेश्चन। कार्य क्या? तप्त गंधक पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने से क्या होता है? तप्त गंधक पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने से क्या होता है? तो हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने से सर कुछ नहीं होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्राप्त होती है। तप्त गंधक पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने से क्या होता है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्राप्त होती है। आइएगा सर अगला क्वेश्चन की जवाब आप सब दीजिएगा सर। कार्य सजातीय श्रेणी की सदस्य है कौन सी? सजातीय श्रेणी की सदस्य है कौन सी? सजातीय श्रेणी की सदस्य है कौन सी? कौन सी? अरे कौन सी? देखो देखना पड़ेगा। यहाँ आपका ये इस पर होनी है, देखिए यहाँ पर आपका ये नहीं होगा, हम छाट देता है, ठीक ना। ये होगा, देखिए क्या, ये नहीं होगा, सॉरी ये भी नहीं होगा, ये होगा आपका क्या होगा? ये होगा। देखो यहाँ पर हाइड्रोजन 1 है तो यहाँ पर ये फार्मूला पर देखो ये आधारित है CnH2n+2 पे। ये CnH2n+2 पे देखो ये दोनों फार्मूला सेट है, ये दोनों क्या है? सेट है ना सर। इसलिए आपका ये आपका हो गया किस पे? तो आपका ये हो गया है का, ये भी नहीं होगा रे, आपका ये होगा सर। क्या होगा? ये होगा। ये दोनों इस फार्मूला पर आधारित है, CnH2n+ कितना 2 पे आधारित है। मिला लो इसको,
चलिए सर अगला क्वेश्चन की तरफ आइएगा। सर अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं ना, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक एल्केन नहीं है। अच्छा कौन सा यौगिक एल्केन नहीं है। एल्केन का सिंपल फार्मूला क्या होता है, CnH2n प्लस कितना होता है, 2 होता है। कह रहा है एल्केन नहीं है तो ये फार्मूला पे कौन सा आधारित नहीं है। अब सोचिए फार्मूला पर कौन डिपेंड नहीं है। एन का वैल्यू अगर यहाँ पर रख रहे हैं 1 तो आपका हो जाएगा ये 4 होनी चाहिए। तो एन का वैल्यू 2 एकम 2 2 हो जाएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा, ये आधारित है। एन का वैल्यू अगर रखेंगे 2 तो हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 6, ये भी आधारित है। एन का वैल्यू रखेंगे 2 तो होगा 6, ये आधारित नहीं है। ये वाला एन की वैल्यू रखेंगे 4 तो 4 दूनी 8 और 2 10, ये आधारित है, लेकिन ये आधारित नहीं है। और ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा सर, सी हो जाएगा। ठीक ना, आइएगा सर, ये सेट प्रैक्टिस है सर। हाँ ये टेस्ट आपका लिया जा रहा है कि 90 क्वेश्चन ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा सर। जितना नंबर इसमें लाओगे समझ लेना कि वही लमसम नंबर आपके एग्जाम में आएगा सर। ठीक ना, आएगा सर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे मोहतरमा, कह रहा है ना कि अपचयन की क्रिया में ऑक्सीजन के परमाणु अनुपात में क्या होगा। अपचयन की क्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात में क्या होगा। अपचयन की क्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात में क्या होगा। अपचयन की क्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात में क्या होगा। तो अपचयन की क्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात में क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। अरे कोई परिवर्तन नहीं होगा। हाँ तो अपचयन की क्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऐसा नहीं कि परिवर्तन होगा इसको मारना, इसको मारेगा जेबा खोपचा में, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक ना, आइएगा सर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरे मोहतरमा, थोड़ी सी गौर करना क्वेश्चन के बारे में। कहता है आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभ को क्या कहते हैं। आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभ को वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभ को क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। ठीक ना, आएगा सर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, थोड़ी सी गौर करना, ज़्यादा गौर करोगे रात भर नोचोगे, कोई चांस ही नहीं है सर। मैं क्या करूँगा फिर, हम क्या कर सकते हैं सर, आप नोचोगे तो। कह रहा है ना, कहाँ गए रे, कह रहा है क्या, कह रहा है निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा धातु नहीं है। अच्छा निम्नलिखित तत्वों में से कौन धातु नहीं है। अच्छा अब सोचो, कह रहा है कौन धातु नहीं है। अच्छा कह रहा है कौन धातु नहीं है, कौन धातु नहीं है। अच्छा अब सोचो, टीन तो धातु है, टंगस्टन धातु है, यूरेनियम धातु है, लेकिन आर्सेनिक धातु नहीं है। ठीक ना, तो कह रहा है निम्नलिखित तत्वों में कौन धातु नहीं है, तो आर्सेनिक धातु नहीं है। और ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा सर। आइएगा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे मोहतरमा, थोड़ी सी गौर करना। हाँ देखो गाली मत देना। कहता है ना कि जब जब तुझको देखूं तो क्वेश्चन हमकी पढ़ने का हम पढ़ गए कि कहता है कह रहा है इलेक्ट्रॉन विन्यास में तीसरे कोष में रहने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या है। कह रहा है क्या, इलेक्ट्रॉन विन्यास में तीसरे कोष में रहने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या है 18। कितना, 18। ठीक ना, आइएगा सर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ी सी गौर करना। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा लोहे का अयस्क है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन लोहे का अयस्क है, तो मैग्नेटाइट लोहे का अयस्क है। ठीक ना, कह रहा है लोहे का अयस्क है तो मैग्नेटाइट लोहे का अयस्क है। ठीक ना, आएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा लोहे का अयस्क है, तो मैग्नेटाइट लोहे का अयस्क है। चलिएगा सर, आएगा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे मोहतरमा। कह रहा है लोहे पर जंग लगने के लिए निम्नलिखित अवस्थाओं में कौन सी अवस्था आवश्यक है। कह रहा है लोहे पर जंग लगने के लिए निम्नलिखित अवस्थाओं में कौन सी अवस्था अवश्य है। अच्छा अब सोचो, इसका ऑप्शन देंगे तब ना रे, ऐसे बनाएगा। कौन है, जल्दी कमेंट कर। वायु और जल दोनों की उपस्थिति में होगा। ठीक ना, कह रहा है वायु और जल दोनों की उपस्थिति में होगा। ऑप्शन नंबर है। लोहे पर जंग लगने के लिए निम्नलिखित अवस्थाओं में कौन सी अवस्था आवश्यक है। अच्छा लोहा में जंग लग रहा है, इसका मतलब वायु और जल दोनों की उपस्थिति होगा, तभी तो लोहा पर जंग लग रहा है ना। आइएगा सर, आइए सर थोड़ी सी क्वेश्चन की तरफ आइएगा। अगले क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए देखिएगा सर। अगला क्या कह रहा है ना कि पीतल एक मिश्र धातु है। अच्छा किसकी, पीतल एक तो मिश्र धातु तो है, मैं जान रहा हूँ कि पीतल एक मिश्र धातु है,
लेकिन एक्सेप्शन कुछ है। पित्तल तो एक मिश्र धातु है, लेकिन पित्तल तो एक मिश्र धातु है, लेकिन तांबे और जास्ते का, ठीक ना, लेकिन तांबे और जस्ते का। आइएगा अगला, कह धोने वाले सोडा का रासायनिक सूत्र, धोने वाले सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2। धोने वाले सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2। धोने वाले सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2। आइएगा अगला, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसके गर्म करने पर बनाता हुआ है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसके गर्म करने पर बनाता है हुआ है कॉपचा, ए जिस्म है, जिस्म। हाँ, कहता है प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसके गर्म करने पर बनाता है जिप्सम। क्या है? जिप्सम। क्या है? जिप्सम मेरे मोहतरमा। तो आपका सर केमिस्ट्री का भी 30 क्वेश्चन मैंने आपको करवाया हूँ सर, तो इसमें भी अपना स्कोर बताया कि आपका कितना स्कोर रहा। लेकिन अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ मैथ की दुनिया में। सर मैथ का क्वेश्चन कैसा कैसा मैंने सेट किया आप सबके लिए। सर मैंने आप सबके लिए ही सेट किया, मैं अपना लिए नहीं किया सर। मेरा भाई नहीं पढ़ता है, मेरा बीबी नहीं पढ़ती है, तुम सब पढ़ते हो। हाँ, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलते हैं सर मैथ का प्रैक्टिस सेट की तरफ। सर मैथ में कैसे कैसे क्वेश्चन है, चलते हैं सर, थोड़ा सा देखते हैं, मैथ से मुलाकात करते हैं। चलिए आइएगा सर, देखिए मैथ का प्रैक्टिस सीट की तरफ। सर मैथ में कैसे कैसे क्वेश्चन है सर, थोड़ी सी मुलाकातें करिएगा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, मैथ का पहला क्वेश्चन ये है सर, आपका कह रहा है ना कि यदि चार लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य कितना है? 6 है। अच्छा, माध्य बराबर क्या होता है? माध्य बराबर क्या होता है सर? माध्य बराबर आपका 6 दिया हुआ है। माध्य बराबर सभी को जोड़ दो, कितना बोला? 4 विषम संख्या। पहला विषम संख्या x मान लो, तो दूसरा हो जाएगा x प्लस आपका 2 हो जाएगा, अगला हो जाएगा x प्लस 4 हो जाएगा, अगला हो जाएगा x प्लस कितना आपका 6 हो जाएगा। सर होगा या नहीं होगा? आइएगा, आप देखिए हमारा 4 विषम संख्या है। पहला विषम संख्या x माने तो दूसरा विषम संख्या x प्लस 2 होगा, अगला विषम संख्या x प्लस 4 होगा, अगला विषम संख्या x प्लस 6 होगा। अब ये चारों को जोड़ दो, 4 से भाग दे दो, तो x, 2x, 3x, 4x यानी 4x। और इसको जोड़ो, 2 और 2 4 और 6 यानी कितना हो जाएगा? 2 4 और 2 6, 4 और 2 6 हो गया, 6 6 12 यानी 4x प्लस 12 बट्टा नीचे कितना हो जाएगा? 4 बराबर कितना है? 6। 4 भागा में नहीं जाएगा, गुना में, यानी आपका 4x प्लस 12 बराबर कितना हो जाएगा? 24 यानी आपका x बराबर हो जाएगा, इसमें घटेगा तो आपका 12 बचेगा, यानी x यहाँ पे 4 गुना में, इधर जाएगा भागा में, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 12 बट्टा 4 यानी काट देंगे, 3 बार में कट जाएगा सर, यानी x की वैल्यू 3 आया। x की वैल्यू 3 आया तो सबसे बड़ी संख्या, ये सबसे बड़ी संख्या होगा। 3 और 6 कितना हो गया? 9। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा सर। x की वैल्यू 3, लेकिन सबसे बड़ी संख्या पूछा, सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या आपका कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, क्योंकि x प्लस 6 ना होगा सबसे बड़ी संख्या रे। आइएगा सर, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है सर, थोड़ी सी अगला क्वेश्चन के बारे में जाना। अगला क्वेश्चन कह रहा है ना, कहाँ गया? कह रहा है कितने अंश का कोण अपने संपूरक कोण का दुगना होगा। कह रहा है कितने अंश का कोण अपने संपूरक कोण का दुगना होगा। देखो क्वेश्चन तो सबसे बड़ी बात ये है सर कि ये क्वेश्चन को समझो कैसे। कह रहा है कितने अंश का कोण अपने संपूरक का दुगना होगा सर, तो 120 हो जाएगा, ये तो कन्फर्म है सर। आइएगा सर, अगला क्या कह रहा है सर, थोड़ी सी सोचिएगा इस क्वेश्चन के बारे में। कह रहा है साइन थीटा बराबर 3/5, तो कॉस 2 थीटा का मान होगा। देखो कॉस 2 थीटा का मान होता है सर जी, कॉस 2 थीटा बराबर होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक ना। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा ये 1 है, -2 है, 2 दे दो यहाँ पर। साइन का वैल्यू कितना है? 3/5 है, 3/5 का यहाँ स्क्वायर है, तो आपका कितना हो जाएगा? 3/5 का स्क्वायर यहाँ पे है सर, तो आपका कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, यानी आपका इसको इधर कर दो तो 9 दूनी 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 18। 25 को यहाँ पर एलसीएम कर लो, यानी हो जाएगा 25 अब -9 दूनी 18। जब इसको घटाओगे सर तो 15 में से 8 गया,
तो 8 और 7 15 और नीचे कितना है 25 यानी आंसर आपका आ गया 7/25। 7/25 कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी सर। चलते हैं सर क्वेश्चन नंबर अगला की तरफ। सर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है सर? थोड़ी सी सोचना, ज़्यादा सोचोगे रात भर नोचोगे। हम क्या करेंगे? नोचोगे टू कुछ नहीं कर सकते हैं, कोई चांस नहीं है। ज़्यादा मन करेगा शादी करा देंगे। हाँ, जगह जरा शादी करने का मन है हमको कमेंट कर देना कि सर हमको शादी करने का मन है। हम लंडेर आ जाएंगे तो आ जाएंगे सर, लेकिन आपका शादी करा देंगे सर। हाँ पता है ना, कराना पड़ेगा सबको। कहता है जब जब तुझको देखूं तो, हाँ कहता है सर क्या? दो समरूप त्रिभुज, अच्छा कह रहा है दो समरूप त्रिभुज की ऊंचाई 5 और 7 है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात होगा। तो पहला का क्षेत्रफल बट्टा दूसरा का क्षेत्रफल बराबर पहला का ऊंचाई का स्क्वायर दूसरा के ऊंचाई का स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, यानी 25/7 का स्क्वायर 49, यानी 25:49। कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर कितना? सी नंबर, 25:49, ऑप्शन नंबर सी सर। तो यही टाइप का आपका फार्मूला होता है सर। अब ये सब फार्मूला आपको तो दिमाग में रखना ही पड़ेगा सर, क्योंकि यही तो फार्मूला है सर जो आपके एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं, आपके एग्ज़ाम में बेहतर रिजल्ट नहीं, आपको एग्ज़ाम में टॉपर बनाएगा, टॉपर। हाँ यही गौर करना। चलिएगा सर अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं सर? थोड़ी सी गौर करना क्वेश्चन के बारे में। ला 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 ला। कह रहा है ए पे पावर x इक्वल टू बी, बी पे पावर y इक्वल टू सी, सी पे पावर z इक्वल टू ए। अब कह रहा है हो तो x तो क्या होगा? x/z इक्वल टू 1 होगा, x/z इक्वल टू 0 होगा, x/z इक्वल टू 1 होगा, सॉरी x/y इक्वल टू 1 होगा, x/y इक्वल टू y स्क्वायर होगा। देखो कुछ नहीं करना है। कह रहा है ए एक्स पे पावर बी, ए एक्स पे पावर कितना है? बी है ना सर। देखो यहाँ पर ये सोचो ना, कुछ इधर उधर कुछ मत सोचना है, क्या सोचो तुम। अच्छा ए इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, ए इक्वल टू कितना है? ए इक्वल टू सी पे पावर कितना है? जेड है। अच्छा ये सी इक्वल टू कितना है? ये वाला यहाँ पर जो ये सी आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो सी दिखाई दे रहा है, क्या ये सी का वैल्यू यहाँ से डाल सकते हैं? तो आपका हो जाएगा सी का वैल्यू कितना हो जाएगा? बी पे पावर बाई का होल पावर जेड हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे अब सोचना है बी का वैल्यू कितना है? ए पे पावर एक्स है, तब इसको डाल दो ए पे पावर एक्स इंटू बाई पावर इंटू जेड, यानी आपका एक्स बाई जेड, यानी ए इक्वल टू आपका हो गया ए पे पावर एक्स बाई जेड। यहाँ पर ए पे पावर कुछ नहीं तो 1 है, नीचे वाला इक्वल तो ऊपर वाला बराबर, यानी एक्स बाई जेड इक्वल टू कितना हो गया? 1 हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? अरे समझ में आया रे कि नहीं आया? कहेगा गुरुजी नहीं आया, नहीं आया रे, हमारे क्लास करे में तोरा गरा बुझाता है। क्लास बार बार कहते हैं सर क्लास कर लिया करो, क्लास कर लिया करो, लेकिन क्लास कर भी नहीं करता है तो सब कहते हैं सर पूरा देखो सर, जो हमारा वीडियो देखता होगा इससे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटता होगा, मैं वादा करता हूँ ना। हाँ लेकिन सच बता रहा हूँ थक गया हूँ यार, 1 घंटा लगातार पढ़ाना सर थकने वाली बातें नहीं होता है, तो सबको पता चलता है, तो सबको लगता है मास्टर बाबा पढ़ाते रहे। चलिए आइएगा सर, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन क्या है ना, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी। रुक जाओ पतला करने दो पेन को, ये पेने सरवा झाप देता है, रुक जाओ। कह रहा है समांतर, कह रहा है समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की 2 भुजाएं डी सी और ए डी क्रमशः 2 बिंदु एक्स तथा बाई ए बी एक्स का क्षेत्रफल होगा। देखो ए बी एक्स का क्षेत्रफल पूछेगा तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सर। खुद से बनाना, नहीं समझ में आएगा हमको कमेंट करके पूछ लेना सर, ठीक ना। आइएगा सर अगला क्या कर रहा है? अगला कह रहा है ना कि एक वर्ग का विकर्ण इतना है, तो वर्ग का एक भुजा की लंबाई क्या होगा? अरे ये वर्ग है ना रे सरबा, ये वर्ग है तो ये भुजा ये होगा, ये भी भुजा ये होगा, ये भी भुजा ये होगा, ये भी भुजा ये होगा, जिसका विकर्ण ये वाला मालूम है। विकर्ण कितना है? 54। अरे रुक 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 54 रूट अंडर कितना है? 2 है। 54 रूट अंडर 2 है ना, 54 रूट 2 है। अब सोचो इसका वर्ग का हमारा ये विकर्ण 54 रूट 2 है, तो इसका ये भुजा कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। यानी ये वाला हटा दो, ना 54 ये भी हो जाएगा, 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 ठीक ना। तो आप सब कमेंट करो सर, ये सब क्वेश्चन अगर नहीं बन पाएगा तो आप सब जरूर कमेंट करना सर, मैं आपको इसका सोल्यूशन डाल दूंगा फिर, ठीक ना, और मैं इसको मैं पढ़ा दूंगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा सर।
अब आइएगा, अगला क्या कह रहा है सर, कह रहा है ना अगला कह रहा है ना सरकारी कॉलेज, कह रहा है अति द्विघात समीकरण इतना कि मूल्य बराबर हो तो पी का मान होगा क्या। अच्छा, कह रहा है द्विघात समीकरण इतना का मूल्य बराबर है, इसका मतलब डी का मान क्या है, 0 है। डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, अब बराबर कितना हो जाएगा, 0। अच्छा, बी का वैल्यू कितना है, 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 गुने ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, पी, और गुने सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3, यानी आपका हो जाएगा 4 का स्क्वायर कितना, 16, इस 16 ना होगा रे, इस 16, यानी 16 ये हो जाएगा कितना, 4 तिया 12, यानी 16 माइनस 12 पी आई इक्वल टू कितना हो जाएगा सर आपका, 0। अब सोचो ये 12 पी उधर चला गया तो 16 बराबर कितना हो गया, ये 12 पी प्लस में हो जाएगा, यहाँ 12 गुना में आएगा भागा में, यानी 16/12 बराबर पी हो जाएगा। बाद दोनों को 4 से काट देना, 3 बार में कटेगा, 4 से काटेंगे 4 बार में कटेगा, यानी पी बराबर हो जाएगा 4/3, यानी 4/3 ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी है ना सर। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सर, जो कि आपके सामने स्क्रीन पे पेश है सर। आइएगा, अगला क्या कह रहा है सर, कह रहा है ना कि यदि थीटा बराबर 45 डिग्री हो तो cos 2 थीटा का मान होगा। अच्छा, थीटा बराबर 45 डिग्री तो cos 2 थीटा का मान पूछा है, तब तो ये बना ही सकता है। अच्छा, इसको भी हमको बताने की ज़रूरत है, तो सब बोलो कि सर आपको बताने की ज़रूरत है। अगर मुझे बताने की ज़रूरत पड़ रहा है चला तो समय की तुलना में भी खोट है, ठीक ना। यहाँ पर थीटा बराबर 45 डिग्री, तो यहाँ पर cos 2 थीटा बोला, तो ये थीटा का वैल्यू 45 डिग्री नहीं हो जाएगा cos 90 डिग्री। cos 90 का मान कितना हो जाता है, cos 90 का मान 0 हो जाता है, ठीक ना। यानी ऑप्शन नंबर आपका सी होगा सर। आइएगा, यहाँ पर सर अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए बट्टा ए माइनस बी प्लस बी बट्टा बी माइनस ए को सरल करने के लिए क्या प्राप्त होती है। तो इसका आंसर 1 होगा सर। आप सबसे नहीं बनेगा सर, कमेंट में करना सर, मैं आपको बनाऊंगा सर, क्योंकि सब इतना जगह में बनने वाला नहीं है, ये सब इतना जगह में बनने वाला नहीं है सर, ये बोर्ड पे ही बनेगा। इसलिए इसका ऑप्शन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसका ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, 1 होगा, ठीक ना। आइएगा, अगला क्या कह रहे हैं, कह रहा है 400 रुपया का 2 वर्ष में 5% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। सबसे पहले इसका चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लो, फिर साधारण ब्याज निकाल लो और दोनों का अंतर बता दो। तो जब दोनों का अंतर बताओगे, तो इसका 1 रुपया आएगा। कितना रुपया आएगा, 1 रुपया आएगा। ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, 1 होगा सर, ठीक ना। एगो का 41 आएगा, एगो का 40 आएगा, एक का 41 आएगा, एक का 41 आएगा, एक का 40 आ जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा, ठीक ना। कहता है 400 रुपया का 2 वर्ष में 5% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, तो आपका आंसर 1 होगा, ठीक ना। आएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे मोहतरमा, थोड़ी सी गौर करना। कह रहा है बट्टा श्रेणी 10% और 5% का समतुल्य बट्टा क्या होगा। कह रहा है बट्टा श्रेणी 10% और 5% का समतुल्य बट्टा क्या होगा सर। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो 14.5 होगा। कितना होगा, 14.5 होगा प्रतिशत, ठीक ना। बट्टा श्रेणी 14.5% होगा सर। मैंने आपको इस टाइप के क्वेश्चन आपको मैंने करवाया था सर, और सेम टू सेम ये दोनों क्वेश्चन मैंने आपको सेट प्रैक्टिस में लाइव वाला क्लास में मैंने करवाया हूँ। जो लाइव क्लास पढ़े होंगे सर उनको अच्छी तरीके से मालूम है कि एक क्वेश्चन दोनों आप करवाए थे सर। आएगा, कहता है एक रेडियो इतना रुपया में 972 रुपया में बेचा जाता है और 8% लाभ होता है। एक रेडियो बेच रहा है 972 रुपया में, 972 रुपया में, जिसमें आपको 8% का लाभ होता है। कह रहा यदि उसे 792 रुपये में बेचा गया हो तो हानि प्रतिशत क्या होगा। कह रहा एक रेडियो 972 रुपये में बेचा जाता है, ठीक ना, तब 8% का लाभ होता है, तो उसे अगर 792 रुपये में बेचेंगे तो कितना प्रतिशत की लाभ होगा, या मतलब हानि हो, कितना प्रतिशत की हानि होगा। अगर इतना में बेचा तो लाभ हुआ और इतना में बेचेगा तो कितना का हानि होगा, यही पूछा है सर। देखो, तो इसका आंसर जो होगा ना सर, इसका करेक्ट आंसर मतलब राइट आंसर 12% होगा। कितना प्रतिशत, 12%। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा सर। आएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, थोड़ी सी गौर करना। कह रहा है cos A प्लस 20 डिग्री 120 डिग्री प्लस cos 120 माइनस A का मान होगा। तो इसका जो मान होगा मेरे मोहतरमा वो आपका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा सर। कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा सर। कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा सर। इस पर गौर करना। cos कितना कह रहा है A
अब प्लस कितना कह रहा है कॉस ए प्लस 20 डिग्री, और कह रहा है कॉस 120 माइनस ए का मान होगा तो आपका जीरो हो जाएगा। कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। आइएगा सर, देखिए इधर इधर आइएगा सर, थोड़ी सी अगला क्वेश्चन की तरफ आइएगा सर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? कह रहा है आदि, अरे रुका 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 रे भाई रुका। हाँ आइए सर, देखिए ये सब क्वेश्चन का आपका पहला का आंसर जो होगा सर, इसमें आपका इसका जो आंसर होगा सर, इसका आंसर जो होगा सर वो आपका मज़ेदार होगा सर, जिसका नाम है सी यानी 2 होगा सर, ठीक है ना। अगला कह रहा है क्या? log 1 log 3 log 4 इन बेस में 4 है, यहाँ पर log बेस में 1 है, यहाँ पर बेस में 3 है, यहाँ पर बेस में 4 है, यहाँ पे x है। तो कह रहा है इसका x का मान होगा, तो x का मान जो यहाँ पर होगा सर आपका वो x का मान जो होगा वो आपको 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा सर। कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। आएगा अगला क्या कहता है मेरे मोहतरमा? कह रहा है किसी समचतुर्भुज के कर्ण 12 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर लंबे हो तो क्षेत्रफल का गुणनफल होगा। तो क्षेत्रफल निकालना होगा सर, तो 1/2 कर देना इंटू D1 इंटू D2 कर देना, यानी 1/2 गुने D1 की वैल्यू 12, D2 की वैल्यू 16, 2 से काटोगे 6 बार में कट जाएगा, इससे गुना कर दोगे 6 36 हो जाएगा, 16 96 यानी 96 हो जाएगा। आंसर यानी डी नंबर आएगा सर। कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना सेंटीमीटर है, तो कह रहा है भुजा की लंबाई कौन सी होगा? ये सब क्वेश्चन में हमको बताने की ज़रूरत नहीं है सर, क्योंकि ये सब क्वेश्चन तो आसान है, आप खुद इस सब क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं सर। तो इसका आंसर आपको 20 होगा, ऑप्शन नंबर ए। आइएगा अगला क्या कह रहा है ना कि कह रहा है एक किताब का मूल्य पहले 30% बढ़ जाए फिर 20% घटा दिया जाए तो शुरू का मूल्य 75 पैसा हो तो वर्तमान मूल्य क्या होगा? शुरू का मूल्य 75 पैसा था, जब 20% बढ़ा देता है 30% बढ़ा देता है, 20% फिर पुनः घटा दिया जाता है, तो जब शुरू का मूल्य का 75 पैसा है तो वर्तमान मूल्य क्या होगा? तो वर्तमान मूल्य होगा सर आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी आपका 78 पैसा। कितना पैसा? 78 पैसा। तो आज तक का क्लास सर आपका कंप्लीट सर। 90 क्वेश्चन पूरा मैथ में, तो 30 क्वेश्चन मैंने नहीं करवा पाया सर, आप मैथ का क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा वीडियो में सर, तो आप सब हमारे साथ देखते रहिए सर। एस के चैनल पर नहीं तो पहली बार चैनल पर सब्सक्राइब कर दे सर, बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों को शेयर कर देना सर। आज तक का क्लास इतना ही, फिर ऐसा ही मैराथन क्लास आते रहेगा सर। थैंक यू मेरे भाई, लव यू मेरे भाई, फिर मुलाकातें करते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय।